और जो लोग एडीओ का मेगा टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी इसका जो प्राइस है वो 999 के जगह पर 499 ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 4 टेस्ट हो चुके हैं, टोटल 20 टेस्ट होने, ठीक है। हुल्की पाटा, ठीक है, बहुत सारे लोग हुल्की पाटा बोल रहे हो। और क्या बोल रहे हो आंसर, जरा देख लें आप लोग क्या आंसर ले रहे हो भाई, इसमें मजा आ जाए। ऑप्शन ए मांद्री नृत्य, ठीक है, और डी, ठीक है। ये दोनों इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि मड़ई महोत्सव के समय अंगादेव, याद रखना मड़ई महोत्सव में जो देवता है ना, मड़ई महोत्सव में जो देवता है उसका नाम याद रखेंगे अंगादेव। अंगादेव की पूजा करने के लिए एबाल तोर नृत्य किया जाता है। याद रखना कि मड़ई महोत्सव में अंगादेव की पूजा के लिए क्या किया जाता है, एबाल तोर नृत्य किया जाता है, ठीक है। किसकी पूजा के लिए, अंगादेव की पूजा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, अबुझमाड़िया जनजाति की कृषि तकनीक निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की है। तो आप जानते हो अबुझमाड़िया जो है वो पेद्दा कृषि करती है कि नहीं, तो करती है। इसी को दीपक कृषि भी कहा जाता है, स्थायी कृषि कहा जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। पेद्दा कृषि भी करती है, दीपक कृषि भी करती है और स्थायी कृषि भी करती है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि भी करते हैं लोग। चलो, बिरहोर के आवास स्थान को क्या किस नाम से जाना जाता है, मतलब बिरहोर जनजाति के लोगों का जो आवास स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है, माड़ा, टाड़ा, फांदा, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पा रहे हैं। ठीक है, बताओ, आवाज नहीं आ रहा है ऑनलाइन वालों, वॉइस आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर बिरहोर के आवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो बिरहोर के आवास स्थान को देखते हैं आप लोग क्या उत्तर ले रहे हो, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, आप ये मान के चल सकते हो कि इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। तो जितने भी लोग इसका आंसर ऑप्शन बी ले रहे हो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, टाड़ा, किस जनजाति में बिस्सर खाने की प्रथा पाई जाती है, ठीक है। नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि किस जनजाति में बिस्सर खाने की प्रथा पाई जाती है, अबुझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा या बिरहोर। चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर ले रहे हो। आंसर आप, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है बिरहोर, ठीक है। बिस्तर खाने की प्रथा किसमें पाई जाती है, ये बिस्तर नहीं है ना, ये बिस्तर है, याद रखना, ठीक है। इसको बिस्तर मत लिख समझ लेना, ये क्या है भाई, बिस्तर है, ठीक है। तो ये प्रथा जो है ये बिरहोर जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के मुख्य कक्ष को क्या कहा जाता है, तो बैगा जनजाति के मुख्य कक्ष को मुडमा कहा जाता है, याद रखना, क्या कहा जाता है, मुडमा। और मुडमा के अलावा क्या कहा जाता है, तो वो इसमें है ऑप्शन, ठीक है। बैगा जनजाति के मुख्य कक्ष को याद रखना मुडमा कहा जाता है। अगर ऑप्शन में मतलब मुडमा होता तो हम उसको टिक मार देते, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसके जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हम आंसर ले सकेंगे, ठीक है। तो मुडमा नहीं है तो क्या रहेगा, हाँ, बड़े खोली, इसे क्या कहा जाता है, बड्डे खोली कहा जाता है। तो याद रखना बैगा जनजाति के मुख्य कक्ष को किस नाम जाना जाता है, तो बैगा जनजाति के मुख्य कक्ष को बड्डे खोली के नाम जाना जाता है, याद रखना, बड्डे खोली, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैगा जनजाति में चौखाना मूंगी किसे कहा जाता है। देखो, अगर आपके क्वेश्चन आंसर सही हो रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे होंगे सही तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि इस तरह के नए क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे आंसर लेना है और आपके आंसर कहां तक सही हो पा रहे हैं। आंसर सबको कमेंट करना है,
ताकि आप समझ सको कि तुक्का मारने पर भी आपका सही होता है या गलत होता है, ये भी चीज पता रहे। चलो, तो जितना समय रहता है इतने ही समय में आपको आंसर बताना है भाई। चौखाना मूंगी मतलब होता है परंपरागत वस्त्र। याद रखना, बैगा जनजाति में चौखाना मूंगी का मतलब क्या होगा? परंपरागत वस्त्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहां पर देखो ऑप्शन और उसको मिलाना है। ठीक है, क्या मिलाना है? युवा गृह को मिलाना है। ठीक, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, एडजस्ट कर लेना। जैसे हम जानते हैं कि मुरिया जनजाति का युवा गृह घोटुल है, तो वैसी उरांव का क्या है भाई? धुमकुरिया। उरांव का धुमकुरिया। अब बताओ परजा का क्या आंसर लोगे और भुइया का क्या आंसर लोगे? ठीक है, तो परजा का याद रखना, परजा का बक्सर। ठीक है, बक्सर, परजा का धांगर बक्सर। और भुइया का याद रखना, इसका आंसर आएगा रंग भंग। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? रंग भंग। तो भुइया के रंग ऐसे करके याद रखना पड़ेगा, भुइया का रंग भंग। तो इसी तरह से इस प्रश्न का उत्तर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरिया जनजाति के युवा गृह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट वाले प्रश्न एग्जाम में आते हैं, अब चाह रहे हो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मुरिया जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है, बिल्कुल सही। मुरिया जनजाति के युवक के सदस्य को सिरेदार कहते हैं, मुरिया जनजाति के युवती सदस्य को मुटियारिन कहते हैं। अब आपको बताना है कि दूसरा और तीसरा में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए देखें आपका आंसर कौन कौन सा सही है। ले सकते हो, आराम से आंसर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और तीन सही है, वेरी गुड। एक और तीन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मुरिया जनजाति का जो युवक सदस्य होता है, ठीक है, इसको सिरेदार नहीं कहते। तो इसको क्या कहते हैं भाई? युवक सदस्य को चेलिक कहा जाता है। और युवती सदस्य को क्या कहा जाता है भाई? तो युवती सदस्य को मुटियारिन कहा जाता है। जैसे युवक सदस्य को चेलिक कहा जाता है, वैसे ही युवती सदस्य को मुटियारिन कहा जाता है। याद रखेंगे, युवती सदस्य को क्या कहा जाता है जी? मुटियारिन कहा जाता है। हाँ, अगर आपको ये पूछता कि बताइए इसमें से पुरुष सदस्य का प्रमुख कौन होता है और महिला सदस्य की प्रमुख कौन होती है, तो आप ये ले सकते हो कि पुरुष सदस्य का प्रमुख जो है वो सिरेदार होता है और महिला सदस्य की जो प्रमुख होती है वो बेलोसा होती है। तो सिरेदार बेलोसा कब लेना है? जब पुरुष सदस्य का प्रमुख पूछे और महिला सदस्य का प्रमुख पूछे। लेकिन अगर युवक सदस्य पूछा है तो वो चेलिक होगा, युवती सदस्य पूछेगा, महिला सदस्य पूछेगा तो मुटियारिन याद रखना है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक और तीन सही है। कथन एक और तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण का गठन धमतरी में किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण का गठन राजनांदगांव में किया गया है। सही कथन का आपको क्या करना है? इसमें चयन करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि बताइए इसमें से सही कथन कौन सा है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही ले पा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के बारे में पूछ रहा है और बैगा के बारे में पूछ रहा है। क्या कमार जनजाति का अभिकरण विकास अभिकरण जो है वो धमतरी में है और बैगा का राजनांदगांव में गठन किया गया है कि? चलो, एक भी सही हो सकता है, दो सही हो सकता है, दोनों गलत भी हो सकता है। अब ये आपको बताना है भाई। ऑप्शन सी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, ठीक है, मैं बताता हूं इसका आंसर कि विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण जो है ये गरियाबंद में इसका क्या किया गया है? गरियाबंद में इसका अभिकरण की स्थापना की गई है, गठन किया गया है। और बैगा विकास अभिकरण जो है ये दो जगह है, एक है कवर्धा और दूसरा अभी अभी जो बनाया गया है वो है जीपीएम में बनाया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों ही पॉइंट गलत है, इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। समझ में आ गया? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। पहला क्यों गलत? क्योंकि कमार विकास अभिकरण गरियाबंद में स्थापित किया गया है। और दूसरा क्यों गलत? क्योंकि बैगा विकास अभिकरण जो है वो कहाँ है भाई? तो बैगा विकास अभिकरण कवर्धा और जीपीएम में है। ठीक है, कवर्धा और जीपीएम में। और लेटेस्ट अगर पूछेगा
कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में वैगा विकास अभिकरण कब गठित किया गया? तो 14 सितंबर 2022, याद रखना। डेट भी पूछ सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है, इसलिए याद रखना है 14 सितंबर 2022। ठीक है, सबके सब फटाफट से कमेंट कर दो। 14 सितंबर 2022 वैगा विकास अभिकरण कवर्धा में तो था ही, जीपीएम में 2022 में स्थापित किया गया। हाँ चलो अगला क्वेश्चन। घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव की पूजा की जाती है और अबुझ माड़िया का अर्थ मेटा भूम होता है। ठीक है, तो यहां पर सही कथन का चयन करना है और आपको पता है कि यहां पर सही कथन क्या होगा भाई? तो सही कथन होगा पहला सही है, घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव की पूजा की जाती है। लेकिन जल्दबाजी में हम दूसरे को भी सही मान लेंगे जो कि गलत है। केवल एक कथन सही है, अबुझ माड़िया का अर्थ पूछा है, ना कि अबुझ माड़ का, क्योंकि अबुझ माड़ का अर्थ मेटाभूम, मतलब अबुझ माड़ का अर्थ भी मेटाभूम नहीं होता, अबुझ माड़ का अर्थ अज्ञात होता है। ठीक है, और मेटाभूम, अबुझ माड़ क्षेत्र को मेटाभूम कहा जाता है, याद रखना। मेटाभूम किसे कहा जाता है? तो अबुझ माड़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको मेटाभूम कहा जाता है, याद रखेंगे। और यहाँ रहने वाले जो अबुझ माड़िया जनजाति के लोग हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए इन लोग इनको यहाँ का निवासी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेटाभूम का अर्थ क्या हो जाएगा, मेटाभूम का अर्थ, अबुझ माड़िया का अर्थ मेटाभूम हो जाएगा। ठीक है, अबुझ माड़ क्षेत्र को मेटाभूम कहा जाता है और जो अबुझ माड़ क्षेत्र में रहते हैं उनको अबुझ माड़िया कहा जाता है। और अबुझ माड़िया स्वयं को मेटाभूम नहीं कहते, वो स्वयं को मेटा कोयतूर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेटा कोयतूर। ठीक है, कोयतोर बोलते हैं, कई लोग कोयतूर भी बोलते हैं, तो मेटा कोयतोर कहते हैं उन लोग। तो अबुझ माड़िया का अर्थ मेटाभूम नहीं होता, तो अर्थ क्या होता है भाई? तो अर्थ होता है अज्ञात। सॉरी, अबुझ माड़ का अर्थ अज्ञात होता है, अबुझ माड़ क्षेत्र को मेटाभूम कहते हैं और इस अबुझ माड़ का अर्थ जो होता है वो अज्ञात होता है। ठीक है, और अबुझ माड़िया का अर्थ हो जाएगा पर्वतीय भूमि के निवासी। अगर एग्जाम में लिखा होता पर्वतीय भूमि के निवासी, तब आप आंसर लेते, वो कौन है भाई? अबुझ माड़िया। ठीक है, अबुझ माड़िया मतलब पर्वतीय भूमि के निवासी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बता दीजिए फटाक से कि बैगा जनजाति द्वारा भूमि की रक्षा के लिए दुल्हा देव की पूजा की जाती है, बैगा जनजाति द्वारा बीमारियों की रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा की जाती है। सही कथन का चयन करना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पा रहे हैं। जो घोटुल है उसके प्रमुख देवता लिंगोपेन है। ठीक है, लेकिन हमको क्या है ना, प्रश्न के हिसाब से उत्तर लेना है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से उत्तर लेना है। ठीक है, ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है बोल रहे हो, गलत। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, दोनों ही पॉइंट गलत है। क्योंकि बैगा जनजाति द्वारा, ध्यान देना इस क्वेश्चन में, भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं और बीमारियों से रक्षा के लिए दुल्हा देव की पूजा करते हैं। उल्टा लिखा हुआ है, याद रखना। भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव है ना, जबकि भूमि की रक्षा के लिए क्या लिखा हुआ है? दुल्हा देव, वो गलत है। भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं, जबकि बीमारियों से रक्षा के लिए दुल्हा देव की पूजा करते हैं। इसीलिए दोनों पॉइंट गलत हो गया। कितने लोगों का दोनों पॉइंट गलत हो गया भाई? अच्छा, जिन लोग टेस्ट दिलाए होंगे उसमें से कितने लोगों का गलत हुआ था? ये वाला क्वेश्चन जो है गलत हो गया था, बताओ। जितने लोग टेस्ट दिलाए थे, मजा आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कमार जनजाति के अच्छा
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को कुरहा कहा जाता है। कमार जनजाति में दो उपवर्ग हैं, चौकथिया और उथलुस। तो 2 पॉइंट है जिसमें आपको बताना है, सही कथन का चयन करना है कि सही कथन क्या होगा। देखो, कमार जनजाति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कमार जनजाति का जो जाति प्रधान होता है ना, प्रधान, पंचायत प्रधान, वो कुरहा कहलाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कमार जनजाति का जो उपवर्ग है वो चौकथिया और उथलुस नहीं है। इसके जो 2 उपवर्ग हैं वो है बुधरजिया और मकड़िया। ठीक है, कौन कौन से है भाई? बुधरजिया और मकड़िया। ठीक है, मकड़िया या मकड़िया दोनों बोल सकते हो। बुधरजिया और मकाड़िया। मकाड़िया बंदर का मांस खाते हैं, मकाड़िया जो है वो बंदर का मांस खाते हैं। ठीक है, तो केवल कथन एक सही है। ठीक है, केवल कथन एक सही है। अगला क्वेश्चन, कोरवा जनजाति में मृत संस्कार को कुमारी भात कहते हैं। कोरवा जनजाति में क्रियाक्रम के समय नवाधानी की परंपरा है। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा? पहला सही या केवल 2 सही या दोनों सही या दोनों गलत? ठीक है, तो इसका आंसर है पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। क्यों? क्योंकि मृत संस्कार को नवाधानी कहा जाता है, वो इसमें लिखा हुआ है। और क्रियाक्रम को कुमारी भात कहा जाता है। कोरवा जनजाति में जो क्रियाक्रम के समय जो परंपरा है वो कुमारी भात है, और मृत संस्कार को नवाधानी या नवाधाती कहा जाता है। तो दोनों ही पॉइंट गलत हो गए, इसीलिए आंसर आएगा ना तो 1 सही है और ना तो 2, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, चलो, गोंड जनजाति की सर्वाधिक 42 उपजातियां यहां पाई जाती है। गोंड जनजाति की प्रमुख देवता जो है वो दुल्हा देव हैं। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत? ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, मजा आ रहा होगा ना। ठीक है, अपोजिट हो गया। हाँ, डी, 13वां का डी बोल रहे हो, इसका सी बोल रहे हो, दोनों ही सही लग रहा है। तो जिनको जिनको दोनों सही लग रहा है गलत, ऑप्शन सी नहीं आएगा। गोंड जनजाति की छत्तीसगढ़ में 42 नहीं 41 उपजातियां पाई जाती है। 41 गोंड जनजाति की छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 41 उपजातियां पाई जाती है, इसलिए पहला पॉइंट गलत हो गया। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता जो है दुल्हा देव है, ये सही पॉइंट है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, केवल 2 सही है। जितने लोग ऑप्शन बी बोल रहे हो बढ़िया, और जितने लोग ऑप्शन सी बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान से पढ़ना है, मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, हलबा जनजाति की उपजाति नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो हलबा जनजाति की उपजाति बस्तरिया है, छत्तीसगढ़िया है, मरेठिया भी है, ये बाधरजिया नहीं। ठीक है, बाधरजिया या बुधरजिया ये हलबा जनजाति की उपजाति नहीं है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, याद रखना। ठीक है, निम्न में से कौन सी जाति अपने आप को सबरी का पूर्वज मानते हैं? आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबका इसका आंसर सही आएगा। सबरी का पूर्वज, कौन सी जनजाति अपने आप को सबरी का पूर्वज मानते हैं? ठीक है, तो ये सबरी का पूर्वज मानते हैं सौरा जनजाति के लोग। याद रखना, सौरा जनजाति के लोग अपने आप को सबरी का पूर्वज मानते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी 199 में आपको, चाहे आपको एडीओ परिचारक पुलिस भर्ती और जो भी आपको एग्जाम की तैयारी करना है, सीजीएल शिक्षक भर्ती, 199 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको अभी भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। प्राइस बाद में बढ़ सकता है क्योंकि जानते हो समय जो है परिवर्तनशील है। ठीक है, तो समय के साथ जो है प्राइस बढ़ सकता है, इसीलिए जो भी ज्वाइन नहीं किए होंगे कर लीजिएगा, है ना। सबरी का पूर्वज है ना, कौन सी जनजाति अपने आपको सबरी का पूर्वज मानती है? तो सौरा जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान जनजाति मुख्यतः बलौदाबाजार, रायपुर और बिलासपुर क्षेत्र में निवास करती है। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, जिसे पटरिया भी कहते थे। याद रखना, ये पॉइंट सही है, इन्हें पटरिया कहा जाता था। ये गोंड राजाओं के गीत गायक भी थे जो गाथावाचक के रूप में माने जाते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों ही पॉइंट सही है। ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे जिन्हें पटरिया कहा जाता था, याद रखना, पटरिया। ठीक है, तो तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन आएगा सी। कौन सी जनजाति स्वयं को गुडन के नाम से
पुकारते हैं? बताइए ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को गुडन के नाम से पुकारते हैं भाई? कौन कौन सी ऐसी जनजाति है? आज ही टेस्ट 1 किए हो? चलो अच्छी बात है। जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी कर लेना है ना। मुंडा, बिरहोर, बिरजिया या ना तो एक ना ही दो? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनना है। बैगा जनजाति में 8 वर्ष की आयु में लड़की को कपाड़ गोदना अनिवार्य है। ठीक है। बैगा स्त्रियां 15 से 16 वर्ष की आयु में पीठ, जांग, पछाड़ी, छाती और कोरी गोदना गुदवाती है। कमार स्त्रियों का मानना है कि मोर, बिच्छू और मक्खी के आकार का गोदना गुदवाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पहाड़ी कोरवा जनजाति की स्त्रियां आभूषण पहनने वाली जगहों पर गोदना गुदवाती हैं। तो 4 प्रकार का क्वेश्चन है इसमें, बैगा, कमार और पहाड़ी कोरवा को लेकर, गोदना को लेकर। ठीक है। तो आप सभी के क्या विचार है भाई, कितना सही है बताइए? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है कि कोई गलत है? क्या लगता है? क्या बोल? यही एक चैनल है जहां मैं अजीबो गरीब नाम और न्यू न्यू क्वेश्चन सुनता हूं। यही एक चैनल था एक टाइम पे जिसने एमसीक्यू सीरीज लेकर आया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नहीं तो हर कोई पहले थ्योरी ही पढ़ाता था। चलो, और आज एमसीक्यू सीरीज का आप लेवल देख सकते हो। ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही पॉइंट क्या है, सही है। याद रखना, सभी कथन सही हैं। सभी कथन सही है मतलब बैगा जनजाति में 8 वर्ष की आयु में लड़कियों को कपाड़ गोदना अनिवार्य होता है। बैगा स्त्रियां 15 से 16 वर्ष की आयु में पीठ, जांग, छाती के कोरी गोदना गुदवाती है। कमार स्त्रियों का मानना है कि मोर, बिच्छू, मक्खी का अगर गोदना गुदवाएंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और पहाड़ी कोरवा जनजाति की स्त्रियां जहां पे आभूषण पहनते हैं वहां पर गोदना गुदवाती हैं। ठीक है, चारों ही पॉइंट सही है। चलो अगला, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? नालुंग, सयुंग, सारुंग, येरुंग। नालुंग, सयुंग, सारुंग, येरुंग, ये सब याद रखना। न स सा ये, नसा सा है ये। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, न स सा है ये, नसा सा है, कुछ अलग ही है। याद करने में थोड़ा नशा नहीं छा जाएगा? नालुंग, सयुंग, सारुंग, येरुंग। तो देखो मैं कैसे याद रख के देखा हूं, ऐसी न स सा ये 4 5 6 7। तो याद रखना सारुंग वाला मैच कर रहा है 6 देवता। ये देखो नालुंग में 4 देवता है लेकिन 5 में 5 लिखा हुआ है, संयुग में 7 देवता लिखा हुआ है जबकि है 5, येरुंग में 7 है लेकिन लिखा हुआ है 4। तो बाकी सब क्यों गलत हो गए समझ में आ गया? बस कोड बना लो, न स सा ये, नालुंग, सयुंग, सारुंग, येरुंग, याद कर लो ऐसे ही। तो याद रहेगा किसमें कितने देवता हैं। ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है जी इसमें। बिंझवार जनजाति के लोग विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं, कोरवा जनजाति के लोग सरना देवी की पूजा करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, बिंझवार जनजाति के लोग विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं और कोरवा जनजाति के लोग सरना देवी की पूजा करते हैं। बताइए क्या लोगे आंसर? चलो देख लेते हैं।
ऑप्शन ए, जितने लोग भी ऑप्शन ए ले रहे हो बिल्कुल सही है। बिजवार जनजाति के लोग विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं। कोरवा जनजाति के लोग सरना देवी नहीं, कोरवा जनजाति के लोग खुड़िया रानी की पूजा करते हैं। कोरवा जनजाति की जो इष्ट देवी है वो सरना देवी नहीं है, कौन है भाई? खुड़िया रानी, याद रखना। सरना देवी नहीं है तो क्या है? खुड़िया रानी, याद रखना। अच्छा बताओ कमेंट करके कि सरना देवी की पूजा कौन से जनजाति के लोग करते हैं? सरना देवी की पूजा जो है वो कौन से जनजाति के लोग करते हैं, ये कमेंट करके बताना है आप सभी को, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, इसमें आपको ये चुनना है क्वेश्चन नंबर 22 में कि कौन सा कथन गलत है। बैगा जनजाति के लोग बेवार नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं, बिल्कुल सही। कमार जनजाति पेद्दा नामक स्थानांतरित कृषि करती है, गलत। अबुझ माड़िया, क्योंकि कमार जनजाति दाहिया कृषि करती है, अबुझ माड़िया दाहिया करती है नहीं, अबुझ माड़िया पेद्दा कृषि करती है, तो ये भी गलत। तो पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा गलत है। याद रखना दहिया और दाहिया में फर्क है। दहिया जो है ये भतरा जनजाति के लोग करते हैं, दहिया कृषि जो है ना, ये दहिया कृषि भतरा जनजाति के लोग करते हैं, और दाहिया कृषि जो है ये कमार जनजाति के लोग करते हैं। दाहिया का याद रखना कमार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है? देखो, खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करती है। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का, बिल्कुल सही। कंडरा जनजाति बांस का बर्तन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करते थे, बिल्कुल सही करते हैं। पारधी जनजाति जो है ये कृषि कार्य नहीं करती, तो क्या करती है? काले रंग के पक्षी का शिकार, ठीक है। तो पारधी जनजाति का काम क्या है? काले रंग के पक्षी का शिकार करना इनका कार्य है, ठीक है। तो इसलिए ये कृषि कार्य करते हैं क्या? नहीं, इन लोग कृषि कार्य नहीं करते, इसलिए चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन बी लेंगे आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 पॉइंट है। सही विकल्प का चयन करना है। पहला, सल्फी मुड़िया और माड़िया जनजाति द्वारा सल्फी के पेड़ से निकाला जाता है। पहला पॉइंट, सल्फी जो है मुड़िया और माड़िया जनजाति के द्वारा कहां से निकाला जाता है भाई? तो ये निकाला जाता है सल्फी के पेड़ से, बिल्कुल सही। ताड़ी बैगा जनजाति द्वारा ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है, बिल्कुल सही, दूसरा पॉइंट भी सही। तीसरा, छिंद रस माड़िया और अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा छिंद के पेड़ से निकाला जाता है, तो ये भी सही है। हड़िया कोरवा जनजातियों का प्रमुख पेय है, बिल्कुल, हड़िया पीते हैं, मयारी पंचायत बैठाते हैं, हड़िया पीते हैं, ढुकू विवाह करते हैं, दमनस नृत्य करते हैं, मयारी पंचायत बैठाते हैं, ये कोरवा जनजाति में। पेज गोड़ जनजाति द्वारा मक्का से बनाया जाता है, तो 5वां पॉइंट आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये मक्का से नहीं बनाया जाता। पेज जो है ये चावल से बनाया जाता है, याद रखना, पेज जो है वो चावल से बनाया जाता है, ठीक है। तो 5वां पॉइंट हो गया गलत। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने पॉइंट सही हुए? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। 1, 2, 3 और 4 सही हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, देखो ध्यान से देखना, यहां पर प्रतिशत के आधार पर पूछा है। किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर अधिक से कम बताइए छत्तीसगढ़ में जिलों में सबसे अधिक से कम, है ना। तो ये ना देखो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है नहीं क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है? जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो, तो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था कि एक्चुअल में ये प्रतिशत पूछ किस चीज का रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर
लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एसटी जनसंख्या, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा कि क्या पूछ रहा है। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, है ना, एसटी आदिवासी जनसंख्या छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर ये ना जनसंख्या दो तरह से पूछ सकता है, एक पूछ सकता है किसके आधार पर, जनसंख्या में, जनसंख्या के आधार पर, और एक पूछ सकता है जनसंख्या में जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर। तो जब जनसंख्या के आधार पर पूछता है ना, तब सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन हमारे यहां जो है वो जसपुर में है, उसके बाद बस्तर में है, और बस्तर के बाद रायगढ़ में। जसपुर, बस्तर, रायगढ़। लेकिन जब ये प्रतिशत के आधार पर पूछता है ना, जब किसके आधार पर पूछता है, प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या जो है वो सुकमा में है, फिर बीजापुर में है, फिर नारायणपुर में है, फिर दंतेवाड़ा में। तो सुकमा, सुकमा के बगल में बीजापुर, फिर नारायणपुर, फिर ऐसे करके गोल घुमा दो, फिर बीच में आ जाएगा क्या, दंतेवाड़ा। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। तो प्रतिशत के आधार पर याद रखना, एक तो जनसंख्या के आधार पर ही पूछता है डायरेक्ट, या तो जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर पूछता है। तो अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा है मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ आया है एग्जाम में, ठीक है, याद रखना। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो सीधी सी बात है क्वेश्चन थोड़ा टफ आया है। घटते क्रम में यही है, सबसे ज्यादा सुकमा में है प्रतिशत के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जसपुर में। चलो मिला लेते हैं। लमसेना विवाह, तो आप जानते हो लमसेना विवाह को ही हम क्या कहते हैं भाई, सेवा विवाह कहते हैं, ठीक है। अगला हल्दी पानी, पाइसोतुर, पैठू, ठीक है। तो याद रखना पाइसोतुर जो है ये वर द्वारा वधु का अपहरण करके विवाह को कहते हैं, और पैठू मतलब जान रहे हो, पैठ गए जाके वधु द्वारा वर के घर जबरन प्रवेश करके बैठ जाना, शादी करके मानूंगी, तो पैठू को इसी से याद रखना है। और हल्दी पानी का मतलब होता है विधवा विधुर विवाह, विधवा विधुर का पुनर्विवाह। तो इस तरह से इसका मैच कर सकते थे। लमसेना मतलब सेवा विवाह होता है भाई, वधु मूल्य नहीं चुका पाए तो जाके वहां सेवा करना पड़ेगा ससुर का, तब ससुर जो है अपनी लड़की देगा, ठीक है। दूसरा पाइसोतुर है ना, अगर लड़की नहीं मान रही है किडनैप और फिर शादी, ठीक है। पैठू विवाह, अगर लड़का नहीं मान रहा है घर घुस जाओ, शादी करके ही मानेंगे, ठीक है। हल्दी पानी, विधवा या विधुर का पुनर्विवाह करना है तो उसको हल्दी पानी कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बन जाता। धीरे धीरे शब्द में शब्द किस पद भेद के अंतर्गत आता है, बताइए। जो धीरे धीरे शब्द है ये किस पद भेद के अंतर्गत आता है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया। लमसेना ससुर की सेवा, हाँ ठीक है। बताओ जी, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया। तो इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लाल गुलाब है, वाक्य में लाल क्या है, तो लाल जो है ये गुलाब की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर लाल क्या है भाई, विशेषण है, क्योंकि वो गुलाब की विशेषता बता रहा है। गुलाब कैसा है भाई, तो गुलाब लाल है, तो यहां पर लाल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यह पुस्तक मोहन की है, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है, तो यह पुस्तक मोहन की है। और आप जानते हो का के की किस में आता है भाई, तो का के की आता है संबंध कारक में। तो आंसर क्या होगा, संबंध कारक, है ना। कर्ता ने, इसमें ने आता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, और संबंध का के की, तो ये तो सिंपल था, की लिखा हुआ है तो संबंध कारक। नेक्स्ट, अच्छा, पहले वाले वाक्य से भाववाचक संज्ञा ढूंढना है, दूसरे वाले वाक्य से व्यक्तिवाचक, तीसरे वाले वाक्य से समूहवाचक, और चौथे वाले वाक्य से जातिवाचक ढूंढना है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। 4 वाक्य आपको दिए हुए हैं,
वाक्यों में क्रमशः भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा कौन से है पूछ रहा है। तो पहले वाले से भाववाचक चुनना है, तो पहले वाले से ईमानदारी की भावना, ईमानदारी की भावना, ठीक है। दूसरा व्यक्तिवाचक बोल रहा है, व्यक्तिवाचक मतलब कोई एक नाम हो, जैसे गंगा भारत की पवित्र नदी है, ठीक है, तो गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो यहां पर गंगा जो है क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, एक ही है, ठीक है। भारत भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही वाक्य इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा भारत की पवित्र नदी है, दोनों ही हो जाएगा। सेना, अच्छा अगला अगला समूहवाचक ढूंढना है। अब ऑप्शन लेंगे ना, उसके हिसाब से आंसर लेंगे। समूहवाचक, तो समूहवाचक देखो तीसरे पॉइंट में सेना वीरता का प्रतीक है ना, तो वीरता, वीरता की भावना, ये भाववाचक हो जाएगा। सेना, सेना मतलब, सेना मतलब समझ रहे हो, जितने भी हमारे सोल्जर हैं उनके समूह को ही हम क्या बोलेंगे, सेना कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जातिवाचक, जातिवाचक, यह अंगूर खट्टा है, खट्टापन, ये भावना हो जाएगा। लेकिन अंगूर देखो, अंगूर मतलब जाति, जैसे अंगूरों की बहुत सारी जाति होगी, काले अंगूर हैं, हरे अंगूर हैं, पीले अंगूर हैं, ठीक है। तो अंगूर एक तरह का क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा, रसदार फल समझ लो। तो इस हिसाब से ईमानदारी, गंगा, सेना और अंगूर किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में भी तो सेम ही दिख रहा है, इसको काट के खट्टा लिख देंगे, तब ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आंसर क्या लेंगे, ऑप्शन ए लेंगे, ठीक है। वो सेम सेम लिखा गया होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से भाई ये 4 पॉइंट दिया है, चारों में आपको ढूंढना है। जैसे पहला मिठास, मिठास कौन सा संज्ञा है, तो इन चारों में से भाववाचक है। अच्छा एक मिनट, ऐसे पूछा है इनमें से कौन सी संज्ञा क्रमशः भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। तो भाववाचक के लिए पहले आएगा मिठास, तो मिठास मतलब यही तो हो गया जी आंसर। समूहवाचक कक्षा, कक्षा मतलब बच्चों का समूह। बाइबिल, बाइबिल व्यक्तिवाचक है, एक ही है ना पूरे विश्व में। तेल, तेल जो है वो द्रव्यवाचक है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बस मैच कराना था, अगर उल्टा पुल्टा होता तो नीचे का कोई आंसर लेते, ठीक है। उल्टा पुल्टा होता तो नीचे का कोई आंसर हो सकता था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ढूंढना है, लेकिन इस बार सर्वनाम ढूंढना है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम ढूंढना है। सबसे पहले निश्चयवाचक, तो याद रखना यह मेरी पुस्तक है, तो हम निश्चित करके बोल रहे हैं कि यही पुस्तक मेरी है। हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, निश्चित करके बिल्कुल बोल रहे हैं ना। निश्चित, कोई पुस्तक रहता तो दिखा देता आपको, ठीक है। ये जैसे ये मान लीजिए मेरी पुस्तक है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल निश्चित करके बोलूंगा कि ये पुस्तक क्या है, मेरी, ये पुस्तक मेरी है। तो ये निश्चित वाचक क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अगला पूछा है प्रश्नवाचक, तो अगले पॉइंट में प्रश्नवाचक कौन सा आएगा, तुम कहां जा रहे हो, देखो ये कहां जो लिखा हुआ है ये प्रश्नवाचक होगा। नेक्स्ट पूछा है अनिश्चयवाचक, कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, कुछ अनिश्चय हो जाएगा, कुछ मतलब कितने हैं नहीं पता, ठीक है। अगला निजवाचक, निजवाचक वह स्वयं ही चला जाएगा, सीएम, स्वयं, समांगे, ये खुद, ये सब क्या है, निजवाचक है। तो यह कहां कुछ स्वयं किसमें है भाई, यह कहां कुछ स्वयं, ऑप्शन डी। समझ पा रहे हो ये किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन का तैयारी हो रहा है, इस एक क्वेश्चन से आपका 4 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। चलो अगला सर्वनाम और उसके भेद पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो जो है वो संबंधवाचक को दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। उसके आगे बढ़ो, हम पुरुषवाचक को दिखाता है, दिखाता है। कौन निश्चयवाचक को दिखाता है, नहीं, कौन जो है वो प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। इसके अलावा आप जो है वो निजवाचक को दिखाता है, लेकिन ये उत्तम पुरुष भी है, पुरुषवाचक भी है, इसलिए दोनों में आता है, इसलिए इसको गलत भी बोल सकते हैं, क्योंकि पुरुषवाचक में भी आता है,
क्योंकि आंसर के हिसाब से अगर लेना पड़ेगा तो आपको ऑप्शन बी लेना पड़ेगा। 1 और 2 सही है, तीसरा और चौथा गलत है। आप क्योंकि 2 जगह आता है ना, ऑप्शन बी लेंगे। नेक्स्ट, कथन संख्यावाचक विशेषण हमेशा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कुछ कई थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। कथन और कारण दोनों ही आपके सामने है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है फिक्स रहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मतलब या तो एक गलत है दूसरा सही है, दूसरा गलत है पहला सही है, ठीक है। या तो दोनों सही है या तो दोनों गलत है, ऐसा। ऑप्शन बी बोल रहे हो, कथन 1 और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराता है, गलत। संख्यावाचक विशेषण निश्चित और अनिश्चित दोनों ही संख्या का बोध कराता है। कैसे? 2 आम ले आओ, 4 सेब ले आओ, निश्चित संख्यावाचक। कुछ आम ले आओ, थोड़े सेब ले आओ, अनिश्चित वाचक। कुछ आम बोल रहा हूं मतलब कितना लाना है नहीं बता रहा हूं, लेकिन 2 आम लाने बोल रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि 2 आम ले आओ, निश्चित संख्यावाचक। कुछ आम ले आओ, अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक 2 तरह का होता है, निश्चित और अनिश्चित दोनों, ठीक है। तो इसलिए पहला पॉइंट गलत, दूसरा पॉइंट सही, क्योंकि कुछ आम ले आओ, कई, थोड़े, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। तो इसका आंसर आएगा कथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है, ऑप्शन ए आएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण समूह सार्वनामिक विशेषण समूह का उदाहरण है? इसमें से सार्वनामिक विशेषण समूह का चुनना है कि कौन सा आंसर आएगा सार्वनामिक विशेषण। चलिए, ये तो डायरेक्ट चुनना है। हाँ, आंसर सही दिए थे। ठीक है, बिल्कुल सही। मेरा, तेरा, उसका, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये तो रटंत विद्या वाला है तो डायरेक्ट बन जाता है। चलो, कौन सा सही सुमेलित है? में और पर अधिकरण कारक है, बिल्कुल सही। हे, अहे और ओ जो है संबोधन कारक है, बिल्कुल सही। अलग होने का भाव आ जाए तो अपादान हो जाता है, इसलिए ये वाला गलत और ये वाला गलत। 1 और 2 सही है, ऑप्शन आएगा आंसर ए। 1 और 2 सही है। इसमें क्या क्या सही है भाई? तो इसमें 1 और 2 सही है, फिर बाकी सब क्या है भाई? गलत है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। ये ग्रामीण विकास का क्वेश्चन आ गया, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। हिंदी हो गया ना, इंडिया जीएस बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। लो, सही मिलान करना है। ये नालायक लोग जो है ना, सही जोड़ी को ठीक से बनाए नहीं है, आगे पीछे हो गए। चलो मिला लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय, क्या आंसर होगा? पहला का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, याद रखना, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, और जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे
पुराना नहीं, सबसे पुराना वो नहीं है। सबसे पुराना कौन सा रहेगा भाई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना रहेगा, है ना। कलकत्ता में उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी सबसे पहले, तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता वाला होगा। सबसे बड़ा इलाहाबाद होगा। अब बचा दिल्ली और क्या बच गया? बंबई। तो दिल्ली का याद रखना कि दिल्ली उच्च न्यायालय पहली बार अधिकार क्षेत्र में सिफारिश की भूमिका की गई इसमें, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए होगा। और बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए जो बच गया, कौन सा बच गया? बेंच की स्थापना। बॉम्बे का याद रखना, बॉम्बे का कि पहला उच्च न्यायालय जिसमें बेंच की स्थापना की गई। ठीक है, चलो अगला, कौन सा न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में सही है? न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत प्रावधानित है, तो बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कार्यपालिका के निर्णयों को संवैधानिकता की जांच करता है, तो बिल्कुल कार्यपालिका में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यही है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही है कि वो उसके संवैधानिकता की जांच करे। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संसद के किसी भी कानून को संविधान के खिलाफ पाते ही निरस्त कर देता है। बिल्कुल, अगर संविधान के खिलाफ होगा तो न्यायालय का काम है कि सरकार को रोके कि वो संविधान के खिलाफ कोई भी कानून ना पारित करे। ठीक है, तो यहां पर सभी कथन सही है, आंसर डी आएगा। चलो अगला, जनहित याचिका से संबंधित है, पीआईएल। पीआईएल भारत में 1980 के दशक में लोकप्रिय हुआ, तो पहला पॉइंट सही। पीआईएल दायर करने के लिए याचिकाकर्ता का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होना अनिवार्य नहीं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कहीं के भी माध्यम से जज लोग खुद जो है उसको संज्ञान में ले सकते हैं। पीआईएल का उद्देश्य आम जनता को न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचाना है, पहुंच प्रदान करना है, बिल्कुल सही। पीआईएल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, बाल अधिकार और श्रमिकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, तो बिल्कुल सही। तो आंसर आएगा 1, 3 और 4 सही है। चलो, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बीच का मुख्य अंतर क्या है? रूल ऑफ लॉ में कानून केवल सरकार पर लागू होता है, रूल बाय लॉ में जनता पर। गलत। ठीक है, रूल ऑफ लॉ में कानून की समानता और न्याय की सुनिश्चितता पर आधारित है, जबकि रूल बाय लॉ कानून का उपयोग सिर्फ शासन के आदेशों को लागू करने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट सही है। पहला पॉइंट गलत, दूसरा पॉइंट सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए पूछा था कौन सा पॉइंट सही होगा, तो ऑप्शन बी सही है। पहला पॉइंट तो गलत हो गया। रूल ऑफ लॉ याद रखना, कानून की समानता और न्याय की सुनिश्चितता पर आधारित होता है। रूल बाय लॉ कानून का उपयोग सिर्फ शासन के आदेशों को लागू करने के लिए किया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलो कथन, सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। कथन, कारण क्या है? केंद्र में सरकार बनाने वाले राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। अनुच्छेद 356 मतलब समझते हो? जबरदस्ती किसी राज्य में बढ़िया शासन चल रहा है, ठीक है, लेकिन वहां अशांति भी नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके केंद्र क्या कर रही है? वहां राष्ट्रपति शासन लगा दे रही है, वहां का सरकार को क्या कर दे रही है? बर्खास्त कर दे रही है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था ऐसा। ठीक है, वहां की सरकार को क्या कर दे रही है? बर्खास्त कर दे रही है। तो ये 356 का दुरुपयोग है। जैसे पश्चिम बंगाल में अशांति फैला हुआ है, तो वहां पर अगर आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो ठीक है, मतलब वो दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर ऐसा करना, ठीक है, वो दुरुपयोग कहलाता है। तो क्या सरकारिया आयोग ने इसकी सिफारिश की थी कि केंद्र को जो है इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए? और इन्होंने सिफारिश क्यों किया? क्योंकि इसका दुरुपयोग हुआ था, इसीलिए पहला दूसरा कथन दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आर्टिकल 356 को समझना, राज्यपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। जितने भी कथन के संबंध में बताना है, न्यायाधिकरणों के, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, या ट्रिब्यूनल्स ना, न्यायाधिकरण भारतीय संविधान में मूल रूप से शामिल थे नहीं, क्योंकि न्यायाधिकरण को बाद में जोड़ा गया। याद रखना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत न्यायाधिकरण को जोड़ा गया था, ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा गया था, क्योंकि न्यायालय के पास इतना समय नहीं कि हर मुद्दे पर वो चर्चा करें, इसलिए छोटे छोटे न्यायाधिकरण बना दिए जाते हैं। ठीक है, न्यायाधिकरणों का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों पर मामलों का बोझ कम करना है, क्योंकि न्यायालय पर जो है केस बहुत पेंडिंग है हमारे भारत के न्यायालयों के ऊपर,
तो ये जो है इनका काम है कि उसको क्या करना, बोझ कम करना। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन केवल राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों को सुनने के लिए किया गया था। तो तीसरा पॉइंट आपका यहां पर क्या है, सही है। तो आंसर आएगा, क्या पूछा था, कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी आंसर आएगा। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है, केवल याद रखेंगे 2 और 3 सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सदस्य को संसद में अपने सीट खाली करनी पड़ सकती है, देखेंगे क्या आंसर लेते हैं। न्यायालय द्वारा उसका चुनाव शून्य कर दिया जाए, तो उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, सदन से भगा दिया जाए, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाए, मतलब अध्यक्ष बन जाए या उपाध्यक्ष बन जाए संसद का, यदि उसे राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाए। तो मान लो आपके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया, तो आपका सीट खाली करना पड़ेगा। आप सदन के द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हो, आपको सीट खाली करना पड़ेगा। आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाते हो, तो सीट खाली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसद बनना जरूरी है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए सांसद रहना। यदि उसे राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाए, अगर आपको एक राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है, तो संसद की सीट आपको खाली करनी होगी। तो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट ऐसा कंडीशन है, पहला, दूसरा और चौथा ऐसा कंडीशन है जिसमें संसद सदस्य को अपना सीट खाली करना पड़ सकता है, पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। दोहरी सदस्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह सदन में सेवा करना चाहता है। ऐसी सूचना देने पर लोकसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाती है। यदि सदन का कोई मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए चुना जाता है, तो दूसरे सदन में उसकी सीट रिक्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति एक सदन में 2 सीटों के लिए चुना जाता है, तो उसे एक के लिए अपना विकल्प चुनना चाहिए, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। ये बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति एक सदन में 2 सीटों के लिए चुना जाता है, तो एक के लिए उसे अपना विकल्प चुनना होगा, एक को ही रखना होगा, अन्यथा दोनों ही सीट उसकी क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। विधानमंडल में बिल्कुल सही है, विधानमंडल की बात हो रही है, विधानमंडल में दोहरी सदस्यता के संबंध में ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसमें से किसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? इसमें से तो साधारण विधेयक में होती है, धन में भी होते हैं, वित्तीय में भी होते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करना हो जरूरी है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव करना हो जरूरी है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो नहीं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, विशेष बहुमत चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, विशेष बहुमत चाहिए। राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव करना है, हाँ, इसके लिए साधारण बहुमत से हो जाता है, क्योंकि उपसभापति बनाना है। तो साधारण बहुमत जो है 1 2 3 4 5 और 9वां सही है। बाकी ये जो 3 दिख रहा है ना, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है 6 7 8 के लिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5 और 9 सही है। ठीक है, भारत के संचित निधि पर लगाया जाने वाला व्यय इसमें से कौन कौन सा है? छाटना है, जल्दी बताइए आंसर क्या लेंगे, क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 चारों से हैं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार ब्याज सहित उत्तरदायी है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय वेतन भत्ते और पेंशन। तो ये सब सही है, ये सब भारत की संचित निधि पर भारित होता है, इसीलिए आपका आंसर आएगा 1 2 3 4। चारों ही क्या है भाई? चारों ही सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? अनुपूरक अनुदान तब उठाया जाता है जब व्यय उस वर्ष के लिए संसद द्वारा अधिकृत राशि से अधिक हो जाता है, सही है। ऋण का वोट यह सेवा के परिणाम या परिमाण या अनिश्चित चरित्र के कारण अप्रत्याशित मांग के लिए दिया जाता है या लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया एक खाली चेक जैसा है, बिल्कुल सही। सांकेतिक अनुदान यह बिना किसी अतिरिक्त व्यय के उपलब्ध निधियों के पुनर्वियोजन के लिए दिया जाता है, नहीं। बिना किसी अतिरिक्त व्यय के उपलब्ध निधियों के पुनर्वियोजन के लिए दिया जाता है, ये सही है। तीसरा भी सही है। चौथा, असाधारण अनुदान यह तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान
किसी सेवा पर उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक धन खर्च हो चुका हो। वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा इस पर मतदान करती है, नहीं कर सकती। गलत। आंसर आएगा डी, यही गलत पॉइंट था, ऑप्शन डी रहेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो आप जानते हो 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है गणपूर्ति के लिए। हमारे यहाँ 90 है, तो 90 गुणित 1/10 या 90/10 मतलब 9 सदस्य चाहिए। लेकिन कंडीशन ये बोलता है कि किसी भी विधानसभा में 10 या 1/10 भाग जो बड़ा हो, 10 सदस्य या विधानसभा के सदस्यों का 1/10 भाग, तो जो बड़ा हो तो 10 सदस्य या 1/10 भाग में आएगा 9 सदस्य। दोनों में बड़ा कौन है? 10 सदस्य या 9 सदस्य में बड़ा कौन सा है? तो बड़ा है 10, इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन बी। कई लोगों को लग रहा होगा कि आंसर 9 लेंगे, नहीं, कंडीशन को भी समझना जरूरी है। राष्ट्रपति के विचार के लिए जब राज्यपाल किसी विधेयक को रख देता है तो उसी के संबंध में 4 पॉइंट पूछा है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है? यह अनुच्छेद 200 में निर्धारित है। गलत। यह अनुच्छेद 200 में नहीं है, 201 में है। अनुच्छेद 200 में ना होकर किस में है भाई? तो यह अनुच्छेद 201 में है। ठीक है, पहला पॉइंट गलत। दूसरा, यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। गलत। यह राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है। यह विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, तो यह अनिवार्य है। सही। यह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, धन विधेयक को छोड़कर सबको आरक्षित कर सकता है, इसलिए चौथा भी सही है। तो कौन सा कथन सही हुआ? तीसरा और चौथा सही हुआ। तो आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी। ठीक है, धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब पर स्वविवेक की शक्ति राज्यपाल यूज कर सकता है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति राज्य के कार्यपालिका को निर्देश जारी कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल निर्देश जारी कर सकता है। वो लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ा सकता है। गलत। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को राष्ट्रपति नहीं बढ़ा सकता, आपात स्थिति के दौरान बढ़ा सकता है। आपात जो है वो कार्यकाल को बढ़ा सकता है, लेकिन सामान्य कार्यकाल को राष्ट्रपति नहीं बढ़ा सकता। राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? नहीं, सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। पहले कर सकता था, लेकिन अब नहीं। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पैटर्न को संशोधित कर सकता है? तो हाँ, ये कर सकता है। तो यहां पर आपका पहला और चौथा सही हो रहा है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? पहला और चौथा सही है। ठीक है, आंसर क्या लेंगे? पहला और चौथा सही है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़ो भाई, देखो ये भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है अध्यादेश के बारे में। पढ़ लिए इसको? ठीक है, अध्यादेश के बारे में, यह अनुच्छेद 123 में निर्धारित है। बिल्कुल सही। इसका दायरा संसद की विधायी शक्तियों के समतुल्य है। सही। यह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब लोकसभा सत्र में ना हो, तभी जारी कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब लोकसभा ना हो सत्र में। यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। गलत। यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो आंसर आएगा 1, 2 और 3 क्या है? सही है। 1, 2 और 3 सही है। तो 50 क्वेश्चन हमने छत्तीसगढ़ जीएस, इंडिया जीएस और हिंदी का मिलाकर कर लिया।